प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम तारीख़ में नया सबक शुरू करेंगे। भारत में यूरोपियों की आमद। तो भारत मुग़ल दौर से ही दुनिया के इक़्तिसादी निज़ाम पर सफ़े अव्वल का मकाम रखता था। वसी दरियाओं के ज़रख़ेज़ मैदानों की वजह से खेती ने भारत में बेपनाह तरक्की की थी और खेती की तरक्की की वजह से यहाँ बहुत सारी दस्तकारी की सनतें थी जिनकी तरक्की हुई थी। तो भारत के सूती कपड़े, गरम मसाले, इमारती लकड़ी, रेशमी कपड़े की मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। नतीजे में इस तिजारत का फ़ायदा उठाने के लिए यूरोपीय अवाम भारत में आई थी। यानी भारत की खुशहाली को देखकर यूरोप की अवाम भारत में आई थी। तो भारत के यूरोप और दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ अहद माजी से ही तिजारती ताल्लुकात रहे हैं। अहद वस्ता में अरबों के साथ भारत की तिजारत होती थी। इसके अलावा गुजरात और जनूबी भारत के ताजिरों ने यूरोप, अफ्रीका और मशरिकी एशियाई मुल्कों के ताजिरों के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम किए थे और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा तिजारती फ़ायदे को लेकर हमेशा जद्दोजहद चलती रहती थी। ईस्वी सन 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया। नतीजे में मशरिक़ और मगरिब के तिजारती रास्तों पर तुर्कों का कब्ज़ा कायम हुआ। यानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा कर लिया और यूरोप के जो ममालिक थे वो कुस्तुनतुनिया के रास्ते से होकर भारत में तिजारत करने के लिए आते थे। इतना ही नहीं, बाकी के यूरोप और एशियाई तिजारत पर वीनस और जीनवा के ताजिरों का दबदबा था और वो मगरिबी यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल जैसे मुल्कों को तिजारत में शामिल होने नहीं देना चाहते थे। नतीजे में मगरिबी यूरोप के मुल्कों ने भारत और इंडोनेशिया के मसालों के मरकज़ तक पहुंचने के लिए दरियाई रास्तों की तलाश करना शुरू कर दी। तो इंडोनेशिया, जो कि मसालों के टापू के नाम से जाना जाता है, एक मार्क्स के लिए सवाल आता है कि इंडोनेशिया किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मसालों के टापू के नाम से जाना जाता है। तो इंडोनेशिया के आसपास के इलाके उस वक्त ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाने जाते थे। 15वीं सदी में समंदरी जहाज़ों की तामीर हुई और ख़बर रसानी में खूब तरक्की हुई। इतना ही नहीं, बेदारी नौ और साइंसी दिमाग के बजाय यूरोपियन अवाम मुहिम जो बनकर जुग्राफियाई दरियाफ्तों की तरफ राग़िब हुई। यानी यूरोपीय अवाम जो थी वो अब बहरी रास्तों की तलाश कर रही थी। इसके अलावा पुर्तगाल और स्पेन इस शोबे में पहल करने वाले ममालिक थे। यानी इन्होंने सबसे पहले बहरी रास्ता तलाश करने की शुरुआत की और उनके शहरियों ने उनकी हुकूमतों की मदद से जुग्राफियाई दरियाफ्तों का एक अहद शुरू किया। स्पेन के कोलंबस ने ईस्वी सन 1492 में अमेरिका की तलाश की। तो पुर्तगाली वास्को डी गामा ने ईस्वी सन 1498 में भारत का नया बहरी रास्ता तलाश किया। उसने इस समंदरी रास्ते को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया। केप ऑफ गुड होप यानी रासुल उम्मीद। तो इस तरह भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा आया और वास्को डी गामा के बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों की आमद भारत में शुरू हो गई। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली अवाम के बारे में देखेंगे कि भारत में जब वास्को डी गामा आया उस वक्त कालीकट रियासत में जामोरिन नामी राजा की हुकूमत थी और वास्को डी गामा के आने के बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों की आमद शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भारत में तिजारती मराकिज़, तिजारती कोठियाँ कायम करना शुरू की। तो सबसे पहले उन्होंने कोचीन, गोवा, दीव और दमन में अपने तिजारती मरकज़ शुरू किए। तिजारत के साथ साथ समंदर में हुकूमत करने के लिए उन्होंने बहरी ताकत का भी इस्तेमाल किया। यानी बहरी फ़ौज बनाई।
ज़मीन पर भारत और एशिया के ममालिक ज़्यादा ताकतवर थे। इसके बावजूद भी मुट्ठी भर पुर्तगाली फ़ौजियों ने समंदर पर अपना इक़्तिदार कायम रखा, क्योंकि उनके बहरी बेड़े भारत और एशिया के दूसरे मुल्कों की बनिस्बत ज़्यादा मजबूत थे। यानी इनके पास एक बड़ी बहरी फ़ौज थी, समंदरी फ़ौज थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्ज़ा किया। पुर्तगाली हुकूमत ने हिंदुस्तान में अपने पहले गवर्नर के तौर पर अल्मीड़ा का तकर्रुर किया। यानी पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाली का? अल्मीड़ा, जो कि 1507 में भारत आया। उसके बाद अल्फांसो अल्बुकर्क को गवर्नर के तौर पर भेजा गया। गोवा पर फतह हासिल करके पुर्तगाली हुकूमत का पाया तख्त बनाया गया। यानी गोवा को पाया तख्त बनाया गया। उसके बाद तकरीबन 100 साल तक भारतीय बहरी हुदूद पर उनकी हुक्मरानी चलती रही। यानी 100 साल तक उन्होंने भारत के बहरी यानी समंदर के किनारे पर 100 साल तक हुकूमत की। उसके बाद है डच अवाम, हॉलैंड के डच, जो कि हॉलैंड से आए थे। तो 16वीं सदी के आखिरी हिस्से में हॉलैंड ने भी आलमी तिजारत में हिस्सा लेना शुरू किया। पुर्तगालियों को भारत में तिजारत करता देख वो भी भारत में आए। भारत में पुर्तगाली तिजारत और व्यापार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम किया। हॉलैंड की छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर 1602 में एक नई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई। डच ज़्यादातर इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा जैसे मसालों के खुशहाल मराकज़ पर तिजारत करना चाहते थे, वहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते थे। उन्होंने इन इलाकों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, यानी भगा दिया। इतना ही नहीं, भारत के गुजरात में सूरत, भरूच, खंबात, अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपट्टनम, आंध्रा के मसूलीपट्टनम, बंगाल की चेनसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा में इन्होंने तिजारती कोठियाँ कायम की। इतना ही नहीं, डचों ने 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका जीतकर पुर्तगाली हुकूमत को गहरा झटका भी दिया। उसके बाद देखेंगे बरतानवी, यानी कि इंग्लैंड के अंग्रेज़। तो पुर्तगालियों को और डच ताजिरों को भारत में तिजारत करता हुआ देख इंग्लैंड के अंग्रेज़ भी भारत में आए। इन दोनों अक़वाम की कामयाबी से और भारत के साथ साथ तिजारत में बेशुमार फ़ायदे से मुतासिर होकर अंग्रेज़ों ने भी भारतीय तिजारत में दाखिल होने के लिए बेचैन हुए और इंग्लैंड के कुछ ताजिरों ने मर्चेंट एडवेंचर्स नामी मशरिक़ के साथ तिजारत करने वाली एक तंजीम बनाई, एक अदारा बनाया, जिसे बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात के सूरत में कोठी बनाना तय किया। कैप्टन हॉकिंस ने एक तिजारती कोठी की मंजूरी लेने के लिए भारत के उस वक्त के राजा जहांगीर को अर्ज़ी लिखी और जहांगीर ने उन्हें कोठी बनाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सफ़ीर थॉमस रो को मुग़ल बादशाह के पास भेजा और उनकी कोशिशों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल हुकूमत के तमाम इलाकों में तिजारत करने और कोठियाँ बनाने का हक़ हासिल कर लिया। उसके बाद ब्रिटेन के बादशाह चार्ल्स दुवम की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हुई। नतीजे में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश बादशाहों को मुंबई जहेज़ में दे दिया। यानी मुंबई जो था वो पहले किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था। लेकिन जब इंग्लैंड के बादशाह के साथ पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी हुई तो पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को मुंबई जहेज़ में दे दिया। इतना ही नहीं, गोवा, दीव दमन के अलावा दीगर इलाकों में इस तरह पुर्तगाली पीछे हट गए। यानी गोवा, दीव दमन भी अंग्रेज़ों के पास चला गया। अंग्रेज़ों और डच कंपनी के दरमियान इंडोनेशिया के मसाले की तिजारत को लेकर मुसलसल जंगें शुरू हुई, जो एंग्लो डच जंग के नाम से जानी जाती है। फिर इन अहम जंगों के बाद अंग्रेज़ों और डचों के दरमियान सुलह भी हुई।
और इस तरह अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया में तिजारती सरगर्मियां बंद करने और डचों ने भारत में जिस जगह अंग्रेज़ी कोठियां कायम हैं वहां तिजारत बंद करना तय किया। यानी जो अंग्रेज़ है वो इंडोनेशिया में तिजारत नहीं करेंगे और डच भारत में तिजारत नहीं करेंगे, ऐसी उनके दरमियान सुलह हुई। इस तरह अंग्रेज़ भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत हुकूमत बन गई। उसके बाद है फ्रेंच, जो कि फ्रांस से आए थे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद फ्रांस मकाम पर हुई, यानी पेरिस मकाम पर हुई 1664 में। भारत के मशरिक किनारे पर कलकत्ता के पास वाक़े चंद्रनगर और पौंडीचेरी माहे पर उन्होंने अपना इक़्तिदार कायम किया। मॉरिशस और ईस्ट इंडिया के कुछ जज़ीरों पर भी उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। तो इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।